नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एएससी हिंदी सेमेस्टर 2 के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को तथा उसके उत्तरों को। मीन्स कह सकते हैं दोस्त कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए एएससी हिंदी का महासंग्राम साबित होने वाला है, क्योंकि मात्र 1 से 1.5 घंटे के वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे एएससी हिंदी के सिलेबस को समाप्त करने वाले हैं, है ना। मीन्स कह सकते हैं कि अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पूरा का पूरा एएससी हिंदी आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर एएससी हिंदी में हम लोगों को कौन से ऐसा प्रश्न पढ़ना है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके प्रश्न में पूछेगा वही प्रश्न को बताता हूं, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न आपको पढ़ के जाना है समास के बारे में, समास किसे कहते हैं, और पहला प्रश्न में मैं आपको यही करवाऊंगा। दूसरा प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा पल्लवन किसे कहते हैं। क्या बताऊंगा? पल्लवन किसे कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा संक्षेपण क्या है। क्या बताऊंगा? संक्षेपण क्या है। इसके बाद देखिए, चौथे प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों संप्रेषण, जिसको क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ऐसे भी देगा ना कि संचार की अवधारणा बताइए, तो संचार क्या है तो वो आपको पढ़ लेना, आपको दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। संप्रेषण और संचार दोनों सेम है, ठीक है। जहां जहां आपका संप्रेषण रहेगा वहां वहां संचार कर दीजिएगा, या तो जहां जहां संचार रहेगा वहां वहां आपको क्या कर देना है? संप्रेषण कर देना है। तो चौथे प्रश्न में मैं आपको ये बताऊंगा। फिर पांचवा प्रश्न में मैं आपको संप्रेषण के प्रकार और इसके माध्यम तकनीक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द के बारे में बताऊंगा, ठीक। उसके बाद मुहावरे के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं सबसे पहले समास किसे कहते हैं। क्या जानते हैं? समास किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है समास की परिभाषा दें। प्रश्न क्या है कि समास की परिभाषा दें तथा इसके भेदों का, इसके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आखिर समास किसको कहते हैं। क्या समझेंगे कि समास किसको कहते हैं, क्योंकि अगर हम लोग समास को समझ जाएंगे तो समझिएगा कि ये पूरा क्वेश्चन हम लोग समझ गए। तो देखिए, एकदम आसान से शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं कि जहां भी आपको ये शब्द दिख जाए समास, क्या समास आपको जहां भी शब्द दिखे इसका सीधा मतलब आप समझिएगा कि छोटा करना। समास का मतलब क्या होता है? छोटा करना, या तो संक्षेप में लिखना, ठीक है। लिखिएगा इस प्रकार से कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या तो छोटा करना। क्या बोलिएगा कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या तो फिर छोटा करना। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाया जाता है। क्या कहिएगा कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं, जिसको छोटा करके लिखा जाता है, जिसको छोटा करके लिखा जाता है। वही लिखा हुआ ताकि उसके अर्थ को छोटा करके लिखा जा सके, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर वहां नहीं समझे होंगे तो एक और परिभाषा यहां पे आपको दिखाया जा रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल होता है और उसके मेल से जो दूसरा शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। जैसा कि यहां देख लीजिए, कह रहा है दो या दो से अधिक शब्द, दो शब्द है यहां पे राजा और पुत्र, ठीक है। इसको मिला करके यहां पे क्या बन रहा है? राजपुत्र। क्या बन रहा है? राजपुत्र, ठीक है। तो ये नया शब्द बन रहा है, यही नया शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? समास कहेंगे। क्या कहेंगे? समास। या तो फिर देखिए यहां पे कह रहा है राजा का महल। क्या कह रहा है? राजा का महल। यहां पे दो शब्द है, राजा और महल, दो शब्द है ना, ठीक है। ये दोनों को मिला करके यहां पे क्या बन रहा है? राजमहल। क्या बन रहा है? राजमहल, ठीक है। तो वही कहा गया कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया शब्द का निर्माण होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास, ठीक है। आगे कहा गया कि समास जो है वो संस्कृत व्याकरण का एक प्रमुख भाग है। क्या कहा गया कि समास जो है वो संस्कृत व्याकरण का एक प्रमुख भाग होता है। तो यहां तक हम लोगों ने समझ गया कि आखिर समास किसको कहते हैं, ठीक है, और समास की क्या उदाहरण है वो हम लोग समझ गए। अब क्वेश्चन हमारा था कि समास के भेदों का वर्णन करें। किसका? समास के भेदों का वर्णन करें, कि बताइए कि आखिर समास कितने प्रकार का होता है ना। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एएससी 3 हिंदी की तैयारी कर रहे हो,
ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न आपको मेरे चैनल पे करवाए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके साथ साथ मैंने इसका वीवीआई क्वेश्चन भी करवाया है कि आखिर कौन से वीवीआई प्रश्न आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ के जाना है। मात्र उतना ही प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, ये पूरा एग्जामिनेशन आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और वही वीवीआई क्वेश्चन जो हूं मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि समास के प्रकार अथवा भेदों का वर्णन करिए, कि बताइए समास के कितने प्रकार होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। तो कहा गया कि समास को हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा गया है। समास को जो है हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। हमें 6 भेद हैं इसके जो निम्नलिखित हैं। तो पहला भेद जो है इसका क्या है, अविभाव समास, ठीक है। दूसरा है बहुब्रीहि समास, क्या है, बहुब्रीहि समास। तीसरा है तत्पुरुष समास, क्या है, तत्पुरुष समास। चौथा हमारा है कर्मधारय समास, ठीक है। पांचवा है द्विगु समास और छठा है द्वंद्व समास, क्या है, द्वंद्व समास, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, तो याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अब तक दादा आ से हो जाएगा अविभाव समास, ठीक है। बा से हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ता से हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। का से हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। दा से द्विगु समास और दा से द्वंद्व समास, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, क्या, अब तक दादा मीन्स आ से हो गया अविभाव समास, ठीक है। बा से ब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ता से हो गया तत्पुरुष समास, का से हो गया कर्मधारय समास, दा से हो गया द्विगु समास और दा से हो गया द्वंद्व समास, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना, याद करने का तरीका है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में समास आ जाए और अगर आप उसके प्रकारों को नहीं लिखोगे तो वो अधूरा अधूरा लगेगा, है ना, और पूरा नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखना है, अब तक दादा, क्योंकि इसी में पूरा समास का भेद है। अब हम लोग इसको एक एक करके विस्तार से समझते हैं कि आखिर अविभाव समास किसको कहते हैं। तो कहा गया है कि वैसा समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, क्या कह रहा है कि वैसा समास जिसका पहला पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है, और दूसरे पद उसके अर्थ को स्पष्ट करता है। क्या कह रहा है कि पहला पद प्रधान होगा और दूसरा पद जो है ना उसके अर्थ को स्पष्ट करेगा कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अविभाव समास कहते हैं। कहा गया कि इसमें समस्त पद का अर्थ कभी नहीं बदलता। क्या कह रहा है, इसमें पूरे पद जो है मतलब पूरा जो अर्थ है उसका कभी नहीं बदलता, ठीक है। उदाहरण देखिए क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त, क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त। उपयुक्त दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, क्या क्या, ऊपर और युक्त, जिसका अर्थ क्या होता है, ऊपर वर्णित। तो इसका कुछ बदला क्या, नहीं बदला, है ना। दूसरा कह रहा है अथाशक्ति, क्या कह रहा है, अथाशक्ति। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अथा और शक्ति। तो यहां पे शक्ति एक जैसा रहा और यहाँ पे अथा का मतलब क्या हो गया, अनुसार, है ना, शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो वही कहा गया कि वैसा समास जिसमें पहला पद जो है ना वो प्रधान होता है और दूसरा पद जो है उसके अर्थ को स्पष्ट करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अविभाव समास कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने इसके पहले प्रकार को कंप्लीट कर लिया। अब बात आता है इसके दूसरे प्रकार का, जो है बहुब्रीहि समास। क्या है, बहुब्रीहि समास। अब क्वेश्चन उठता है कि चलिए हमको बताइए कि बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं। तो आपको बताना है कि बहुब्रीहि समास का मतलब होता है वैसा समास जिसमें दोनों पद को मिला करके किसी तीसरी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। क्या कह रहा है कि जिसमें दोनों पद को मिला करके अगर दो पद मिलाएंगे तो उसमें से कोई तीसरा वर्ड बनेगा, तीसरा शब्द बनेगा, अर्थात दोनों पद मिल करके किसी अन्य गुण, धर्म या विशेषता को प्रकट करे, किसी और चीज के गुण को, कि धर्म को और विशेषता को प्रकट करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि देखिए यहां पे दो चीज मिल रहा है, क्या क्या कह रहा है, चक्रधार। क्या कह रहा है, चक्रधार, ठीक है। तो चक्रधार मतलब यहां पे दो चीज मिलेगा, क्या क्या, जो चक्र धारण करे। चक्रधार का मतलब क्या, जो चक्र धारण करे उसको क्या कहते हैं, विष्णु। तो वही कह रहा है जब दो या दो से अधिक पद को मिला करके तीसरा नया पद बने तो वह कह रहा है जो चक्र धारण करे उसको क्या कहते हैं, विष्णु। 10 सिर वाला क्या कहते हैं, दशानन या तो रावण, है ना। तो इसमें जो है ना कह रहा है कि वैसा समास जिसमें दोनों पद को मिला करके तीसरी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, तीसरा चीज का निर्माण हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे, ठीक है। ये सब आसान है, बस आपको देखना है और याद हो जाएगा। फिर इसका तीसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। आपको कहेगा कि तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, तो आपको सीधा कहना है कि वैसा समास जिसमें पहले शब्द का संबंध जो है ना दूसरे शब्द से हो
और दोनों मिलकर के एक नया शब्द बनाए। क्या कह रहा है कि वैसा समास जिसमें पहले शब्द का संबंध जो है ना दूसरे शब्द के साथ होगा और दोनों मिलकर के एक नया शब्द बनाएगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है राजा का पुत्र, देखिए राजा और उसके पुत्र के साथ संबंध है कि राजा का पुत्र है ना, इसका दोनों के साथ संबंध है, तो इसका नया शब्द क्या बन गया, राजपुत्र। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गाय का दूध, गाय और दूध से संबंधित है, यहाँ पे क्या हो गया, गाय दूध। वही कह रहा है कि जिसमें पहले शब्द का संबंध दूसरे शब्द से हो, पहला शब्द का संबंध दूसरे शब्द से है कि नहीं है, हाँ, गाय का संबंध दूध से है कि नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जिसमें पहला शब्द का संबंध जो है दूसरे शब्द से हो और दोनों मिलकर के क्या करे, एक नया शब्द बनाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा चौथा इसका भाग आता है कर्मधारय समास। क्या आता है, कर्मधारय समास। अब आखिर कर्मधारय समास किसको कहते हैं, तो आपको बताना है कि वैसा समास जिसका पहला पद विशेषण हो। क्या बताना है कि वैसा समास जिसका पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है तथा दूसरा पद जो होता है वो विशेष, मिस कह सकते हैं कि इसका पहला पद जो है दूसरे पद का विशेषता बताता है। वही कह रहा है कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि देखिए कह रहा है नील गगन, मीन्स नीला है गगन, उसको क्या कहेंगे, नीला आकाश। ठीक है, चंद्रमुखी, चांद जैसा मुख है ना, मीन्स चंद्र जैसा मुख, तो क्या हो जाएगा, चांद जैसा मुख। वही कह रहा है कि वैसा समास जिसका पहला पद विशेषण होता है, पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेषता को बताता है। ठीक है, उसी को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। अब हमारा पांचवा जो प्रकार है वो आपका है द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि चलिए बताइए कि द्विगु समास किसको कहते हैं, तो आपको बताना है कि वैसा समास जिसमें संख्या या मात्रा का विशेष उल्लेख होता है। मैं सीधा आपको समझना है कि जिसमें संख्या के बारे में कुछ बताया जाए, कुछ भी बात आ जाए संख्या के बारे में, 1 2 3 कुछ भी चीज अगर आ जाए तो आपको सीधा समझना है वो कौन सा समास है, द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास। ठीक है, कह रहा है कि इसमें संख्यावाचक शब्द शामिल होता है, इसमें संख्यावाचक में संख्या कुछ ना कुछ दर्शाया जाएगा, उसे ही हम लोग द्विगु समास कहेंगे। उदाहरण देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ 3 लोग, क्या लिखा हुआ है, 3 लोग, 3 लोग को क्या कहते हैं, त्रिलोक कहते हैं। 2 भाई द्विभ्रात कहते हैं। 4 रास्ता चौराहा कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वैसा समास जिसमें संख्या या तो मात्रा का विशेष उल्लेख होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। फिर हमारा छठा आता है द्वंद्व समास। क्या आता है, द्वंद्व समास। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बाबू बताइए कि द्वंद्व समास किसको कहते हैं, तो आपको सीधा बताना है कि वैसा समास जिसमें दोनों पद समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। क्या बताना है कि वैसा समास जिसमें दोनों पद जो है ना समान रूप से, मतलब एक समान होता है, जितना पहला पद का महत्व है उतना ही मतलब दूसरा पद का भी महत्व है। वह कह रहा है तथा दोनों शब्द के बीच में और का संबंध आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि राम लक्ष्मण, जितना महत्व राम का है उतना महत्व लक्ष्मण का भी है। ठीक है, तो देखिए वही कह रहा है राम और लक्ष्मण, कह रहा है वैसा समास जिसमें दोनों पद का महत्व जो है समान रहे। ठीक है, सुख दुख, ठीक है, माता पिता, है ना, दिन रात, ये सबका महत्व जो है एक जैसा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आखिर समास के क्या क्या लाभ होते हैं। क्या देखेंगे कि समास के आखिर क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो समास का पहला लाभ होता है संक्षिप्तता। क्या होता है, संक्षिप्तता। कह रहा है यह भाषा को छोटा और प्रभावी बनाता है। ये क्या करता है, कोई भी भाषा को जो है ना वो छोटा बनाता है और प्रभावी बनाता है। फिर कह रहा है सौंदर्य वृद्धि, ये भाषा के सौंदर्य को बढ़ाता है। कैसे, तो कह रहा है साहित्यिक शैली को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। ये साहित्यिक शैली में लिखने वाली शैली को जो है ना क्या करता है, आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव बनाता है। तीसरा कह रहा है अर्थ की गहराई, इसमें एक ही शब्द में व्यापक अर्थ व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगा राजघराना, मतलब राजा के खानदान का, बोलेंगे चौराहा मीन्स 4 रास्ता। ठीक है, तो वही कह रहा है एक ही शब्द में व्यापक अर्थ व्यक्त किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। अब थोड़ा सा निष्कर्ष भी हम लोग जान लेते हैं। निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि समास का प्रयोग न केवल भाषा को सरल और संक्षिप्त बनाता है बल्कि इसे प्रभावशाली भी बनाता है।
क्या कह रहा है कि समास का प्रयोग ना केवल भाषा को सरल बनाता है बल्कि उसको क्या करता है, संक्षिप्त भी करता है, हमें छोटा भी करता है। आगे कह रहा है कि यह जो है हिंदी, संस्कृत और अन्य भाषाओं में विचार को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्या कह रहा है कि समाज जो है वो हिंदी, संस्कृत और अन्य भाषाओं में अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। तो उम्मीद कर दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अगर आज के क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा हुआ है कि पल्लवन किसे कहते हैं। पल्लवन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए कि पल्लवन किसको कहते हैं, इसके बारे में बताना है और उदाहरण के साथ में इसको बताना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि इसका पीडीएफ भी मिलने वाला है और बड़े ही इजी तरीके से आपको बताया जाने वाला है। ठीक है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आज ये वीडियो समझ में नहीं आया तो मैं पढ़ाने छोड़ दूंगा। ठीक है, तो देख लीजिए, एक बार समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वीडियो देखने से ही आपको जो है ना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि पल्लवन किसे कहते हैं और उदाहरण के साथ को कैसे हम लोग व्याख्या करेंगे। हर चीज आपको बेटर तरीके से बताया जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए बात आता है कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, मतलब सेमेस्टर 3 वालों के लिए और टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। ठीक है, और जो सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट होंगे उनको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा और सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर बात करें यहाँ पे पल्लवन का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि पल्लवन का अर्थ है, पल्लवन का अर्थ विस्तार करना या तो बड़ा करना होता है। पल्लवन का अर्थ क्या होता है, विस्तार करना या तो बड़ा करना, अर्थात दिए गए विचारों का या तथ्यों को जो है ना उदाहरण सहित विस्तार रूप से व्याख्या करना, ये क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। मिस मान लीजिए कोई कहानी दिया हुआ, कोई वर्ड दिया हुआ, ठीक है, कोई वर्ड को जो है ना विस्तृत रूप से अपने अनुसार से कल्पना करके जो है ना उसको विस्तृत रूप से लिखेंगे, उदाहरण के सहित लिखेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पल्लवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्लवन कहते हैं। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने संक्षेपण जाना था। क्या जाना था, संक्षेपण जाना था। संक्षेपण जो है ना पल्लवन का जस्ट उल्टा है। संक्षेपण जो है पल्लवन का क्या है, जस्ट उल्टा है। कि संक्षेपण में क्या रहता था कि आपको कहानी दिया हुआ रहता था और कहानी को जो है ना एक शॉर्ट से भाषा में लिखना रहता था, मीन्स संक्षेप पे लिखना रहता था। लेकिन यहाँ पे आपको संक्षिप्त रूप दिया रहेगा और आपको कहानी के जैसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पल्लवन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पल्लवन संक्षेपण के ठीक उल्टा होता है। पल्लवन जो होता है ना संक्षेपण का क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। संक्षेपण में मूल पाठ का संक्षेप रूप प्रस्तुत किया जाता है। संक्षेपण में हम लोग क्या करते हैं, जो मूल पाठ दिया हुआ रहता है, जो कहानी दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग छोटा करके लिखते हैं, मैं संक्षेप रूप में लिखते हैं। लेकिन पल्लवन में जो है ना मूल कथन को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन पल्लवन में क्या किया जाता है, आपको छोटा रूप दिया जाएगा और छोटा रूप को जो ना विस्तृत रूप से बड़ा करके लिखना पड़ेगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पल्लवन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां बताया गया है कि पल्लवन का सीधा अर्थ क्या होता है, विस्तार करना या तो बढ़ाना। पल्लवन का सीधा अर्थ क्या होता है, विस्तार करना या तो बढ़ाना। ये तो परिभाषा हो गया, आपका अर्थ हो गया। ठीक है, अब देखिए कि कैसे हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तरीके से आपको बताया गया है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूपी संसार है भूखन दे जगमारी। मतलब ये आपको वर्ड दे दिया गया है, 2 लाइन का वर्ड दे दिया गया है, इसको आपको विस्तृत करके जो है ना बड़ा करके लिखना है। ये 2 लाइन का, लेकिन आपको जो है ना 5, 6, 7 लाइन में आपको लिखना है इसको। ठीक है, तो कैसे आप लिखिएगा, तो देखिए इसका भावार्थ समझना पड़ेगा आपको कि इसमें कहना क्या चाह रहा है ना। देखिए लिखा हुआ ये कविता है, कविता को आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है, अपने कल्पना करके जो है ना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूपी संसार है भूखन दे जगमारी। देखिए बताया गया है कि इसको मैंने बताया, इसको मैंने लिख के बताऊं। ठीक है, कि देखो इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से जो है, ये तो कविता है, कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि ज्ञान जो है ना हाथी के जैसा होता है। ज्ञान कैसा होता है, हाथी के जैसा होता है। क्योंकि जब एक हाथी बाजार में चलता है, क्योंकि जब एक हाथी जब बाजार में चलता है ना, तो उसके पीछे जो है ना बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी जो है ना उन पर ध्यान नहीं देता है। ध्यान देता है क्या, नहीं, हाथी जो है उन पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है, हाथी जानता है कि कुत्तों का काम क्या होता है, भौंकना ही होता है। कुत्तों का काम क्या होता है, भौंकना ही होता है। ठीक है, उसी प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो है ना, एक व्यक्ति जब ज्ञान की प्राप्ति करता है तो बहुत सारे लोग जो है ना बहुत तरीके से उसको रोकने का प्रयास करते हैं, उसको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, उसका टांग खींचने का प्रयास करते हैं। लेकिन व्यक्तियों को जो है ना उनके बातों पर ध्यान ना दे करके अपनी भक्ति में मग्न रहना चाहिए, मीन्स अपने पढ़ाई में मग्न रहना चाहिए, किसी को बातों का ध्यान देना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी के माध्यम से कहा गया है कि जो ज्ञान होता है
वो किसके जैसा होता है? हाथी के जैसा होता है। अगर आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो आप किसी के बातों पर ध्यान ना दे करके आपको जो मन करता है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस तरह से ज्ञान अर्जित करते जाइए, ठीक है। पीछे क्या बोल रहा है लोग, आपको लोग जो है ना पीछे खींचने का प्रयास करेगा, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। या तो देखिए, ये तो उदाहरण नंबर 1 हो गया आपका। उदाहरण नंबर 2 देखिए, लिखा उदाहरण नंबर 2 में लिखा हुआ है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये आपको एक ही सेंटेंस दे दिया गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि मान लीजिए आप अभ्यास करते रहेंगे ना तो हर चीज क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैथ का क्वेश्चन होता है, मैथ का क्वेश्चन होता है, तो मैथ का क्वेश्चन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप आज पढ़े, ठीक है, कल पढ़े, लेकिन परसों छोड़ दीजिएगा, नरसों छोड़ दीजिएगा उसको, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? भूल जाइएगा आप। उसको क्या करना पड़ेगा? मैथ के क्वेश्चन का आपको अभ्यास करना पड़ता है ना। तो वही बोला गया है कि निरंतर अभ्यास से ज्ञानी व्यक्ति भी क्या हो जाता है? ज्ञानवान हो जाता है। मीन्स जो अगर आप निरंतर प्रयास कीजिएगा ना तो वो कार्य क्या हो जाएगा? आपका आसान हो जाएगा, है ना। वही बोला गया कि निरंतर अभ्यास से जो ना ज्ञानी व्यक्ति, जो ज्ञान, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो भी क्या हो जाता है? बुद्धिमान हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। अभ्यास से व्यक्ति के बुद्धि का विकास होता है, और अभ्यास से क्या होता है? व्यक्ति का बुद्धि का विकास होता है, उसकी जानकारी बढ़ती है, और उससे क्या होता है? उसकी जानकारी बढ़ती है, ठीक है। देखिए बोला क्या है कि अभ्यास के लिए परिश्रम आवश्यक होता है, और अगर आपको अभ्यास करना है तो अभ्यास के लिए क्या जरूरी है? परिश्रम आवश्यक है, ठीक है। देखिए बोला क्या है कि परिश्रम द्वारा मंदबुद्धि व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है, कि अगर वो परिश्रम करेगा, अगर वो अभ्यास करेगा, तो अभ्यास करने से जो ना मंदबुद्धि व्यक्ति भी क्या हो जाता है? बुद्धिमान हो जाता है। फिर बोला गया कि बुद्धि के परिष्कार और संस्कार के लिए लगातार प्रयास करना जरूरी है। अगर आपको बुद्धि जो है ना अर्जित करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लगातार प्रयास करना पड़ेगा। मीन्स अगर आपको तेज बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लगातार प्रयास करना पड़ेगा, और ज्ञान की प्राप्ति और बुद्धि को धारदार बनाने के लिए लगातार अभ्यास करना क्या है? अति आवश्यक होता है। अगर आपको ज्ञान का प्राप्ति करना है, बुद्धि को अर्जित करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लगातार प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए इसी में कहा गया कि परीक्षा में वही विद्यार्थी अच्छे अंक से पास हो पाते हैं जो लगातार अध्ययन करते रहते हैं, जो हमेशा पढ़ते रहते हैं, वही क्या होते हैं? अच्छे अंक से पास होते हैं, ठीक है। बोला गया है कि ज्ञान अपने आप में हमारे पास चलकर नहीं आता, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। बोला गया ना कि ज्ञान जो है ना अपने आप चलकर हम लोग के पास आएगा क्या? नहीं, ठीक है। हम लोगों को जो है ना उसके पास जाना पड़ेगा, हम लोगों को अर्जित करना पड़ेगा, हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, तब हम लोग के पास ज्ञान आएगा। बोला गया आगे कि जो जितना अधिक प्रयास और अभ्यास करता है उसके ज्ञान का भंडार जो है ना उतना अधिक विस्तृत होता है। बोला गया ना कि जो जितना प्रयास करता है ना, जो जितना अधिक प्रयास करता है और अभ्यास करता है, उसके पास जो है ना ज्ञान का भंडार उतना ही विस्तृत हो जाता है, ठीक है। तो देखिए एक वर्ड के माध्यम से, मतलब यहाँ पे तो एक ही सेंटेंस दिया हुआ था, लेकिन एक सेंटेंस से यहाँ पे कितना सेंटेंस बन गया? तो वही बोला गया है कि एक सेंटेंस को जो है ना, एक कहानी को, एक सेंटेंस को जो है ना विस्तृत रूप से वर्णन करना, उदाहरण के तरीके से वर्णन करना क्या कहलाता है? पल्लवन कहलाता है, ठीक है। फिर देखिए उदाहरण नंबर 3 में आपको बताया गया है कि काबा फिरी काशी भया, काबा फिरी काशी भया, रामा भई रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम, ठीक है। ये कविता के माध्यम से आपको हर चीज समझाया जाने वाला दोस्तों। देखिए आपको, देखिए ये यहाँ पे आपको 2 लाइन में दे दिया गया, ठीक है, बोल दिया गया कि इसका भावार्थ समझाओ, मीन्स के बारे में बताओ। ये 2 लाइन आपको बोल दिया गया, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? इसको विस्तृत रूप से वर्णन करना है ना। तो देखिए कवि जो है ना इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तुम चाहे काबा जाओ या फिर काशी जाओ, तुम कहाँ जाओ? या तो काबा जाओ या तो काशी जाओ, ठीक है। तुम या तो राम की उपासना करो या फिर रहीम की उपासना करो, ठीक है। ईश्वर क्या है? एक है। ईश्वर क्या है? एक है। मीन्स कहा गया है कि अगर तुम काबा जाते हो या तुम काशी जाते हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम राम को पूजो या तो रहीम को पूजो, ईश्वर क्या है? एक ही है। ईश्वर क्या है? एक ही है। मीन्स बोला गया है कि जिस तरह मोटे आटे को पीसने से, महीन पीसने से मैदा बन जाता है, पर दोनों वस्तु तो एक ही होता है। मान लीजिए अगर हम मोटे आटा को जो है ना क्या कर देंगे? महीन पीस देंगे, पूरा महीन करके पीस देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? मैदा बन जाएगा, लेकिन दोनों वस्तु तो एक ही होता है ना। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर को चाहे हम लोग किसी भी रूप में पूजे, चाहे वो राम के रूप में पूजे, चाहे वो रहीम के रूप में पूजे, चाहे वो उसको काबा में ढूंढे या तो काशी में ढूंढे, ठीक है, वह तो एक ही है ना। तो एक देखिए ये दो सेंटेंस के माध्यम से आपको इतने सारे वर्ड को लिख दिया है, ठीक है, व्याख्या करके लिख दिए। तो वही बोला गया है कि कोई भी सेंटेंस को व्याख्या रूप में लिखना, मीन्स बड़ा विस्तार करके लिखना, हम लोग क्या कहलाता है? पल्लवन कहलाता है, ठीक है।
तो उम्मीद करते हो दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इस बात आता है कि इसके विशेषताएं, कि पल्लवन की क्या क्या विशेषताएं हैं। आखिर इसके कुछ तो विशेषताएं होंगी ना। तो देखिए इसका पहला विशेषता है कि वाक्य सरल और छोटे हो। वाक्य जब बनाएंगे तो वाक्य कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए और छोटे छोटे होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ऐसा वाक्य होना चाहिए जो आपको तुरंत समझ में आ जाए, छोटा छोटा वाक्य होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा, वाक्य स्पष्ट होगा और दो अर्थी ना हो। वाक्य जो बनाएंगे आप, सेंटेंस जो बनाएंगे, वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, मतलब तुरंत दिख जाना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए, और उसका दो अर्थ नहीं निकलना चाहिए। उसका दो अर्थ निकलना चाहिए क्या, नहीं, उसका एक ही अर्थ निकलना चाहिए, ज्यादा अर्थ निकालने से फायदा नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा देखिए बोला गया है कि व्याख्या समझा कर भी की जा सकती है। व्याख्या जो है ना, उसको व्याख्या जो है समझा करके भी किया जा सकता है, और उदाहरण दे करके भी, किसी कहानी के रूप में बता करके भी जो है ना, वो वाक्य को जो है हम लोग समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए चौथा में कहा गया कि तुलनात्मक अध्ययन द्वारा भी पल्लवन किया जा सकता है। कोई सा भी तरीका अपनाया जा सकता है, लेकिन लेखक के विचारों को प्रस्तुत करना ही उद्देश्य होना चाहिए। मीन्स देखिए हम लोग उसको तुलना करके भी जो है ना, किसी चीज से तुलना करके भी उसका व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल अर्थ है वो वहां से हम लोग को हटना नहीं है। उसका जो उद्देश्य जो है ना, वो जो वर्ड का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य से हम लोग को हटना नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला क्या है कि पल्लवन व निबंध में मूलभूत अंतर यह है। ठीक है, पल्लवन और निबंध में मूलभूत अंतर होता है। ठीक है, कि पल्लवन जिसमें हम लोग करते हैं ना, ऐसा लगता है कि हम लोग निबंध लिख रहे हैं, तो वो निबंध लिखना नहीं है। देखिए बोला गया है कि यह ध्यान रखना चाहिए कि दिए गए सूत्र वाक्य में निहित भाव को स्पष्ट यदि पल्लवन है तो उसमें से दिए गए शब्दों का विश्लेषण करना जो है ना निबंध कहलाएगा। मान लीजिए कि वो भाव को, मीन्स जो सेंटेंस आपका दिया हुआ सेंटेंस के भाव को स्पष्ट करना पल्लवन है, लेकिन उसके शब्दों का विश्लेषण करना जो है ना निबंध कहलाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे बताया गया है कि साहित्य का आधार जीवन है। साहित्य का आधार क्या है, जीवन है। अगर इसका हम लोग पल्लवन करते समय, अगर इसके पल्लवन करते समय साहित्य की परिभाषा और प्रकार बताएंगे तो वह क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। साहित्य का परिभाषा और प्रकार बताना है क्या, नहीं, साहित्य के बारे में अगर बताएंगे, ठीक है, इसमें जो भाव छिपा है उसके बारे में अगर हम लोग बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पल्लवन हो जाएगा। लेकिन अगर इसके हम लोग प्रकार को बताएंगे, इसके परिभाषा को बताएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बड़ी इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं AC1 हिंदी सेमेस्टर 1 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा हुआ है कि संक्षेपण क्या है। क्वेश्चन क्या है, संक्षेपण क्या है। संक्षेपण को परिभाषित करते हुए इसकी परिभाषा, अर्थ, विशेषताओं, विधि एवं प्रकारों का वर्णन करें कि संक्षेपण किसको कहते हैं, इसका परिभाषा देना है, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपको बड़ा इजी तरीके से समझ में आने वाला है। उसके साथ साथ इसका PDF भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो है सेमेस्टर 1 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेमेस्टर 3 वालों के लिए भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, संक्षेपण क्या है। क्वेश्चन क्या है, संक्षेपण क्या है। देखिए अगर संक्षेपण का अर्थ हम लोग निकालने का प्रयास करें ना, तो संक्षेपण का मतलब होता है संक्षेप में करना। क्या होता है, संक्षेप में करना। संक्षेप में करने का मतलब समझते हैं, छोटा करना। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण के तरीके से समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि राम कहता है कि मैं कोडरमा गया था। ठीक है, और कोडरमा जाने के बाद कोडरमा में मेरी मौसी और मौसा मिला। ठीक है, और मेरी मौसी और मौसा ने मुझे इधर लेके गया, उधर लेके गया, उधर लेके गया, फिर एक दुकान में जो है ना मुझे रसगुल्ला खिलाया। ऐसे राम कहता, मान लीजिए। ठीक है, ये विस्तृत रूप से बता दिया कि मैं कोडरमा गया, कोडरमा में मेरे मौसी मिले। ठीक है, मौसा मिले, मुझे इधर लेके जाया गया, उधर लेके जाया गया, और बाद में मुझे रसगुल्ला खिलाया गया। ठीक है, ये तो कह दिया, लेकिन इसको जो है ना एकदम मेन पॉइंट में हम लोग पकड़ना, मेन पॉइंट हम लोग को बोलना है। ठीक है, कि राम कोडरमा गया था, वहाँ पे उसके मौसी मिले और उसको क्या खिलाया गया, रसगुल्ला खिलाया गया। मतलब सारे शब्दों को जो है ना, सारे वाक्यों को जो है ना, मेन पॉइंट को लिखना, संक्षेप पे लिखना, छोटा करके लिखना, ये क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, संक्षेपण का अर्थ क्या लिखा हुआ है, किसी विस्तृत कहानी या तथ्य को संक्षेप में छोटा करके लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कोई विस्तृत कहानी मतलब बड़ा कहानी रहेगा। ठीक है, बड़ा कहानी को जो है ना एक छोटा तरीके से करके लिखना, मीन्स उसका मेन पॉइंट को लिखना,
क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। जैसे आप लोग नोट्स बनाते हैं ना, क्लास 10th में नोट्स बनाते होंगे, 12th में भी नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। तो क्या नोट्स में सारा हम लोग लिख देते हैं? जो आप लोग क्लास में पढ़ते हो सारा लिख देते हो? नहीं, जो जो मेन चीज़ होता है ना, जो मेन पॉइंट होता है ना, वो हम लोग नोट्स में लिखा करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संक्षेपण कहते हैं। संक्षेप में लिखना ही क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। अथवा हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि संक्षेपण का सामान्य अर्थ है, संक्षेप में कहना। संक्षेपण का सामान्य अर्थ क्या होता है? संक्षेप में कहना, में छोटे तरीके से कहना, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, किसी विस्तृत घटना से मतलब या किसी विस्तृत कहानी से अप्रासंगिक एवं अनावश्यक बातों को हटा करके लगभग 1/3 शब्दों में उसकी आवश्यक एवं प्रधान बातों को व्यक्त कर देना ही संक्षेपण कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी कहानी है, कोई भी कहानी से जो है ना, वहाँ उसमें जो अनावश्यक बातें हैं, जो आवश्यक बातें नहीं है, उसको हटा करके उसको वो कहानी के 1/3 भागों में लिख देना ही क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। इस तरीके से परिभाषा दिया गया, लेकिन आपको समझना कैसे? कि कोई भी कहानी है, कोई भी कहानी को जो ना उसके मेन पॉइंट को छाट के लिखना ही क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है, ठीक है। ये आप लोग उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात आता है कि संक्षेपण की परिभाषा और नियम, कि संक्षेपण के क्या क्या परिभाषाएं हैं और क्या क्या नियम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले संक्षेपण की परिभाषा, कि आखिर संक्षेपण किसको कहते हैं, इसका क्या परिभाषा है ना। तो देखिए बोला गया है कि संक्षेपण को अंग्रेजी में समराइजिंग अथवा प्रेसी राइटिंग भी कहते हैं, जो आप लोगों को बताया गया था सेमेस्टर 2 में, इंग्लिश सीसी 4 में बताया गया था ना, कि समराइजिंग क्या है, नोट मेकिंग में बताया गया था। उसके साथ साथ प्रेसी राइटिंग बताया गया था। प्रेसी राइटिंग मतलब क्या होता है? कि कोई भी आपको वर्ड दिया हुआ है, कोई भी स्टोरी दिया हुआ है, कोई भी स्टोरी को जो है मेन पॉइंट में लिखना क्या कहलाता है? प्रेसी राइटिंग कहलाता है, ठीक है। तो उसी तरह से संक्षेपण भी है आपका, है ना। लिखा हुआ है, किसी भी लिखित या कथित विषय वस्तु को उसमें निहित तत्वों के पूर्व अर्धबोध के साथ कम से कम शब्दों की प्रक्रिया को संक्षेपण या सार लेखन कहते हैं। मीन्स बोला जा रहा है कि किसी भी लिखित या कथित विषय वस्तु मतलब कहानी है, अगर कुछ भी या तथ्य, ठीक है, और उसके तत्व को जो है ना कम से कम शब्दों में लिखना क्या कहलाता है? संक्षेपण या तो सार लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षेपण या तो सार लेखन कहलाता है, ठीक है। तो संक्षेपण और सार लेखन दोनों क्या है? सेम है ना। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि संक्षेपण के नियम, कि आखिर संक्षेपण के क्या नियम है, क्या क्या नियम है इसके, संक्षेपण लिखने के क्या क्या नियम हो सकते हैं। तो देखिए पहला नियम है कि संक्षेपण जो है ना मूल से छोटा नहीं होना चाहिए। मूल मतलब समझते हैं? हाँ, जो उसका ओरिजिनल कहानी जो दिया हुआ है ना, अगर आप उसको संक्षेप में लिख रहे हैं तो ओरिजिनल कहानी से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओरिजिनल कहानी है उतना ही बड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, मतलब 1/3 होना चाहिए। ऐसा बोला नहीं गया है, मतलब देखिए लिखा हुआ है कितना छोटा हो इसका कोई नियम नहीं है, परंतु मूल का लगभग 1/3 होना चाहिए। मूल का जो है, मूल का मतलब जो रियल दिया हुआ है, रियल से जो है ना 1/3 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि संक्षेपण में मूल का तत्व और प्रमुख बिंदुओं का समावेश अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग संक्षेप में लिखते हैं, ठीक है, संक्षेप में अगर उसको लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, तो उसमें जो है ना प्रमुख बिंदु आना चाहिए, मतलब जो मेन पॉइंट है ना उसमें से आना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपको संक्षेप में लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि संक्षेपण की भाषा सहज, सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए तथा दीर्घार्थक शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए। इसमें क्या कहा गया दोस्तों, कि अगर संक्षेपण लिखते हैं, मीन्स कोई भी अगर कहानी को अगर आप शॉर्ट में लिखते हैं ना, तो कहानी को अगर शॉर्ट में लिखते हैं तो उसका भाषा कैसा होना चाहिए? एकदम सिंपल सा होना चाहिए, ठीक है, सिंपल होना चाहिए ताकि कोई भी समझ जाए, और स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट मतलब समझते हैं? हाँ, साफ साफ होना चाहिए। उसके साथ साथ बोला गया ना कि इसमें जो दीर्घार्थक शब्द होता है, जिसका अर्थ जो है ना कुछ अलग होता है ना, वो शब्दों से, मतलब वो शब्दों को लिखने से बचना चाहिए। वैसा शब्द यहाँ पर लिखना चाहिए क्या? नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि लोग जो है ना अगर एक ही बार में देखे तो एक ही बार में उसको समझ में आ जाए कि क्या बताया गया है इसमें से, ठीक है, ताकि लोग सस्पेंस में ना आ जाए, है ना। नेक्स्ट देखिए 4 में बोला गया है कि संक्षेपण में मूल की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। संक्षेपण में जो है ना मूल की व्याख्या नहीं करना चाहिए। मूल मतलब जो उसमें जो बताया गया है, जो मेन आपका कहानी है, उसी को छाप नहीं देना है। उसी को छापना है क्या? नहीं, उसमें से जो आपको मेन पॉइंट लगे वो आपको लिखना है। मीन्स 1/3 भाग में लिखना है ना। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही छाप दे। पूरा छापना है क्या? नहीं छापना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि संक्षेपण में मूल के तत्वों में परिवर्तन या मूल के
आलोचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, देखिए बोल रहा है ना कि संक्षेपण अगर हम लोग करते हैं तो संक्षेपण में मूल के जो तत्व होते हैं ना उसमें से परिवर्तन या तो मूल की आलोचना नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ऊपर में जो लिखा हुआ है वो क्या है, गलत है। सो ठीक है, ऐसा कीजिएगा तो आपका ही क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, है ना। ऐसा करना चाहिए क्या, नहीं। जैसे जिससे आप रियल तरीके से लिख रहे हैं, जो कहानी से आप छाट के लिख रहे हैं, आप उसको गलत कैसे बता सकते हैं, बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है कि संक्षेपण में मूल के वाक्यों को दोहराना नहीं चाहिए। संक्षेपण में जो मूल के वाक्य हैं, ऐसा नहीं कि एक ही वाक्य को हम लोग बार बार दोहरा रहे हैं, है ना। तो संक्षेपण के जो मूल के जो वाक्य होते हैं उसमें से उसको बार बार दोहराना चाहिए क्या, उसको बार बार दोहराना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि संक्षेपण के तार को तथ्यों का कर्म वही रखना चाहिए जो मूल में है। ठीक है, मतलब संक्षेपण अगर हम लोग करते हैं तो उसमें जो तथ्य होते हैं उसका कर्म जो है ना उसी प्रकार से होना चाहिए जो मूल में है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट 8 में क्या बोला गया है कि संक्षेपण में मूल की शैली निर्वहन आवश्यक नहीं है, परंतु उसकी भाषा सरल या तो सुस्पष्ट होनी चाहिए। देखिए बोल रहा है ना कि संक्षेपण अगर हम लोग करते हैं मीन्स उसको संक्षेप में लिखते हैं, कोई भी कहानी को अगर छोटा करके लिखते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ वैसे वैसे इसमें लिखेंगे। तो ठीक है, उसको हम लोग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका भाषा कैसा होना चाहिए, एकदम सिंपल सा होना चाहिए, सरल होना चाहिए और सुस्पष्ट मतलब एकदम साफ साफ होना चाहिए। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको संक्षेप रूप में लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात आती है कि संक्षेपण के मुख्य लाभ, कि आखिर संक्षेपण से हम लोगों को क्या लाभ होता है, संक्षेपण करने से क्या लाभ होता है, इसका हम लोग बोल सकते हैं संक्षेपण के विशेषताएं, है ना। देखिए संक्षेपण के प्रमुख लाभ या तो विशेषताएं इस प्रकार से है। पहला जो है समय की बचत। अगर हम लोग संक्षेप में लिखते हैं किसी चीज़ का तो उससे हम लोगों को क्या होता है, समय की बचत होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा 5 पेज का कोई कहानी है, 5 पेज का कहानी है, 5 पेज के कहानी को मैंने 1 पेज में लिख दिया और शॉर्ट तरीके से लिख दिया और सारे मेन पॉइंट को यहाँ पे छाट के लिख दिया, तो मेरा समय बचेगा कि नहीं बचेगा, जरूर बचेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला गया है कि समय क्या है, अनमोल है ना, कि समय और लहरों किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। ठीक है, समय और लहर जो होता है ना किसी की प्रतीक्षा करती है क्या, नहीं करती है ना। और बोला गया है कि खोया हुआ धन पुनः प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय पुनः प्राप्त किया जा सकता है क्या, नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कि लैप्स ऑफ टाइम इज नेवर गेट। ठीक, बीता हुआ समय जो है वापस कभी आता नहीं है ना। नेक्स्ट देखिए बोला गया है अर्थात ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि संक्षेपण ही एकमात्र ऐसी कला है जिसके द्वारा अनमोल समय की बचत होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा गया ना क्योंकि संक्षेपण ही एक ऐसा कला है जिसके माध्यम से क्या होता है दोस्तों, समय की बचत होती है। इसमें क्या कहा गया आगे कि मूल ग्रंथ, लेख या पत्र के स्थान पर उसके संक्षेपण से ही उसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए संक्षेपण का मतलब क्या होता है कि जो मूल होता है ना, जो रियल चीज होता है, जो रियल कहानी होता है, उसको ना लिख करके उसके मेन पॉइंट को हम लोग इसमें से लिखते हैं और उससे हम लोगों को सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। कोई कहानी है तो कोई कहानी की सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, संक्षेपण कहते हैं। संक्षेपण से जो है हम लोगों को समय की बचत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 की बात करें। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि पाठक वृद्धि में सहायक, पाठक वृद्धि में सहायक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पढ़ने वालों को भी क्या होता है, सहायक प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी किताब है, कोई भी किताब में कहानी जो है अगर 10-12 पेज का रहेगा तो पढ़ने वाला जो है ना पहले ही डर जाएगा कि कौन पढ़ेगा इतना बड़ा बड़ा कहानी, है ना। तो अगर और मान लीजिए अगर 1 ही पेज का कहानी रहे या 2 ही पेज का कहानी रहे तो वो दिलचस्प होकर पढ़ेगा, मतलब इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ेगा। ठीक है, तो वही बोला गया कि बड़े बड़े ग्रंथ देख करके पाठक घबरा जाते हैं। मीन्स पढ़ने वाले जो होते हैं ना, बड़े बड़े ग्रंथ देखते हैं ना, आप 4-5 पेज का 10-12 पेज का देखते हैं ना कहानी, तो उसको घबरा जाते हैं। ठीक है, इच्छा होने के बाद भी जो है ना, समय का अभाव होने के कारण पाठक जो है ना विशालकाय ग्रंथों को पढ़ करके सार संक्षेप को पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, मैं बोला गया मान लीजिए अगर उसके पास समय रहता भी है ना तो वो लोग क्या करता है, 10-12 पेज का स्टोरी पढ़ना चाहता है क्या, नहीं पढ़ना चाहता है। ठीक है, वो विद्यार्थी क्या चाहता है कि हम क्या करें, इसको संक्षेप में पढ़ें, संक्षेप में पढ़ना चाहता है सब लोग। ठीक है, विस्तृत रूप से पढ़ना नहीं चाहता, वो ऐसा ही चीज़ को पढ़ना चाहता है जो उसके लिए क्या हो, महत्वपूर्ण हो। ठीक है, सारी चीज़ पढ़ना नहीं चाहता है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ रख रखाव में सुविधा। रख रखाव में सुविधा कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए क्लास 10th में हम लोग नोट्स बनाते थे, है ना, तो क्लास 10th में तो बहुत सारा पढ़ाई किए थे लेकिन नोट्स तो हम लोग एक ही रखे थे। तो जिसमें एग्जाम होता है उसमें सारे कॉपी का जरूरत होता है कि नोट्स का जरूरत होता है, नोट्स का जरूरत होता है ना। तो वही बोला गया रख रखाव में सुविधा कि कार्यालय में प्रति सेकंड
प्रति सैकड़ों की संख्या में पत्र आते हैं जिनकी अधिकता से ढेर लग जाते हैं। ठीक है, कि कार्यालय में जो ऑफिस में जो है ना कई अधिक संख्या में पत्र वगैरह आते हैं जिसकी अधिकता जो है ना ढेर लग जाती है, मीन्स वहाँ पे जो है ना उसका ढेर लग जाता है। ऐसी स्थिति में संक्षेपण बना करके फाइल में सुरक्षित रूप से रख लिया जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, वो फाइलों का जो है ना संक्षेप में जो है ना फाइल बना करके उसको रख लिया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर जो उसको तुरंत निकाल के देखा जा सके। ये सेम टू सेम आपका एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन से मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे तो हम लोग क्या किए थे, नोट्स बनाए थे। नोट्स क्यों बनाए थे? मान लीजिए एग्जामिनेशन में जब इसका जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नोट्स निकालेंगे, उसको आराम से पढ़ लेंगे तो उससे सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। क्या हम लोग सारे कॉपीज निकालते हैं जितना हम लोग पढ़े थे? नहीं, नोट्स को निकालते हैं ना। तो वैसे यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, संक्षेपण का मतलब क्या होता है, छोटा करके रखना। ये जो है ना रख रखाव में भी सुविधा होता है। नेक्स्ट है कि लेखन सामग्री की बचत। इससे क्या होगा, लेखन सामग्री की बचत होगा। ठीक है, कि क्या क्या बचत होगा, देखिए बोला जा रहा है ना कि लघुकाय होने के कारण संक्षेपण लिखने में कागज, कलम आदि की बचत होती है। जैसे मान लीजिए बड़ा अगर रहेगा ना, अगर कहानी विस्तृत रूप से रहेगा और उसको छोटा करके लिखेंगे ना तो उससे क्या होगा, हम लोगों को कागज़ की भी कम जरूरत पड़ेगी, पेन का भी कम जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो इससे जो है ना लेखन सामग्री की भी बचत होगी। नेक्स्ट देखिए 5वां में बोला गया है समस्या के निस्तारण में सहायक। समस्या के निस्तारण, जैसे मान लीजिए समस्या के निस्तारण मतलब समझते हैं, समस्या को हल करना। ठीक है, समस्या को हल करने में ये क्या होता है, सहायक होता है। तो कैसे होता है, जैसे मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे आप पत्र लिखते हैं, कोई भी अगर आप फॉर्मल पत्र लिखते हैं, मीन्स डीसी के पास पत्र लिख रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो क्या उसमें आप विषय नहीं लिखते हैं। और अगर आप विषय लिखते हैं ना, विषय को बढ़िया से लिखते हैं ना, ठीक है, तो वो विषय ही देखता है कि विषय सही समझ जाता है, मीन सब्जेक्ट सही समझ जाता है कि बच्चा को क्या तकलीफ है। ठीक है, और अगर आप सब्जेक्ट बढ़िया से नहीं लिखिएगा इसका मतलब वो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। और ऐसा नहीं है कि इन फॉर्मल लेटर में जो है आप अपने से बढ़ा चढ़ा के कुछ लिख रहे हैं, वैसा होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मल में जो प्रॉब्लम है वही आपको लिखना चाहिए। तो वही बोला गया कि यदि किसी की प्रशासनिक या तो शैक्षणिक समस्या है, अगर किसी व्यक्ति को जो है ना प्रशासनिक या तो शैक्षिक समस्या है और जब वो अपनी समस्त विषय वस्तु को संक्षिप्त में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है ना तो उसकी समस्या का निस्तारण शीघ्र ही हो जाता है। और बोला गया है कि अगर वो अपने विषय वस्तु को जो सब्जेक्ट को जो है ना एकदम शॉर्ट वर्ड में लिख के समझा देना लिख देता है ना तो पढ़ने वाला तुरंत पढ़ के समझ जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है और उसका समस्या जो है तुरंत समाधान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है 6 में कि अधिकारी अर्थात पाठक की सुविधा। अधिकारी लोग जो होते हैं ना, जो ऑफिस में बैठते हैं, जो डीसी होते हैं, जो पुलिस स्टेशन में बैठते हैं, उन लोगों को क्या होता है, अगर सब्जेक्ट हम लोग देते हैं तो उससे क्या होता है, पढ़ने में सुविधा होती है। ठीक है, और आपके काम काज को तुरंत वो कर देंगे। जैसे बोला गया है कि किसी भी अधिकारी के पास प्रत्येक पत्र या मामले को विस्तार से पढ़ने का समय नहीं होता है। कोई भी अधिकारी जब होता है ना, जैसे मान लीजिए डीसी है तो क्या उसको सारे कंप्लेंट्स पढ़ने के उतना टाइम है, नहीं समय। ठीक है, सारे मामलों को विस्तार से पढ़ने का समय नहीं है। और यह स्वाभाविक सी बात है, या तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो सच्चाई है। क्योंकि यदि अधिकारी वर्ग जो है प्रत्येक मामले को विस्तार से पढ़ने और समझने लगेंगे तो कार्यालय के अन्य कार्य क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर वो सारे कॉपीज सारे फाइलों को करके देखेंगे ना तो उसका ऑफिस का जो कार्य है, जो काम है, वो क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। ठीक है, अतः यह आवश्यक है कि अधिकारी मूल पाठ के स्थान पर संक्षेपण पढ़ के अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसलिए अधिकारी क्या करता है, वो पूरे कहानी को ना पढ़ करके उसका जो सब्जेक्ट जो होता है ना, विषय जो होता है, उसको पढ़ के जानकारी प्राप्त कर लेता है कि लोगों को दिक्कत क्या है। ठीक है, और वो समाधान करने का प्रयास करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना है दोस्तों, आपको निष्कर्ष डाल देना है। निष्कर्ष में क्या लिखना है कि अतः कहा जा सकता है कि संक्षेपण कला सभी के लिए उपयोगी है। संक्षेपण कला जो होता है ना सभी के लिए उपयोगी होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए क्या होता है दोस्तों, संक्षेपण जरूरी होता है। ठीक है, साथ ही इससे समय की बचत होती है, खोजने और रखरखाव में सुविधा होती है, लेखन सामग्री आदि की बचत भी होती है। इससे क्या होता है, समय का बचत होता है हम लोगों को। ठीक है, इसको खोजने और रखरखाव में सुविधा होता है, उसके साथ साथ लेखन सामग्री में की भी बचत होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो है आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरके सेंटर। दोस्तों आज के क्लास में हम जानने वाले हैं गद्यांश का संक्षेपण करने के लिए। क्या जानेंगे कि आखिर गद्यांश का संक्षेपण
कैसे करें, ठीक है। तो देखिए संक्षेपण का मतलब होता है संक्षेप में लिखना, मीन्स छोटा करके लिखना। तो जो चीज अभी आपको दिया हुआ रहेगा उसको क्या करना, आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है उसका छोटा करके लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके इस प्रकार से रहेंगे कि निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण उचित शीर्षक के साथ देकर के लिखें। मीन्स कहने का अर्थ ये है कि आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई कहानी दिया हुआ, ठीक है, ये कहानी दिया हुआ, ठीक है। तो ये कहानी को क्या करना, आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको समझना है कि आखिर ये कहानी किसके ऊपर लिखा गया, महात्मा गांधी के ऊपर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर है। आपको पढ़ने के बाद तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पढ़ने के बाद जब समझ में आता है कि हाँ इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो जो चीज के बारे में लिखा हुआ होता है वो उसका क्या होता है, शीर्षक होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये स्टोरी है, यहाँ पे ये स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि मानव जीवन के लिए स्वास्थ्य सर्वोपरि है। मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा जो चीज है वो क्या है, स्वास्थ्य है, ठीक है। आगे कहा गया है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य क्या है, सबसे बड़ा धन होता है, ठीक है। किसी ने सच ही कहा है कि स्वास्थ्य गया तो सब कुछ चला गया, जैसे कि दिनचर्या खराब हो जाना, सही ढंग से किसी काम में रुचि ना ले पाना, जीवन खुशी खुशी बिताना असंभव हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया तो समझ जाइएगा कि पूरा जिंदगी क्या हो गया, तबाह हो गया, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं तो बार बार हमारा वर्ड जो है किसके ऊपर आ रहा है, स्वास्थ्य के ऊपर। किसके ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ना, इसका शीर्षक दे सकते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, कि मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है, स्वास्थ्य, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हम लोग शीर्षक देंगे। मीन्स कोई भी आपका गद्यांश आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो गद्यांश को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। क्या करना है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपके माइंड में तुरंत सवाल आएगा, ठीक है, कि ये किसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। जिसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा वो उसका शीर्षक हो जाएगा, है ना। आगे कहा गया कि इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य हमारे भगवान का दिया हुआ वरदान है, इसलिए कहा गया है कि हमें जो है ना अपने स्वास्थ्य का जो है ना रक्षा सबसे पहले करना चाहिए। और अच्छा स्वास्थ्य जो है हमारे भगवान का दिया हुआ क्या है, वरदान है। कहने का अर्थ ये है कि इसमें जो है हमारे शरीर के बारे में बताया गया कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या होता है, स्वास्थ्य होता है। क्या होता है, स्वास्थ्य होता है, ठीक है। तो शीर्षक में हम लोग इस प्रकार से लिख दिए कि स्वास्थ्य ही क्या है, सबसे बड़ा धन है ना। ये हम लोग शीर्षक में लिख दिए, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था कि संक्षेप में लिख के दिखाइए, ठीक है। तो संक्षेप में लिखने का मतलब क्या है, छोटा करके लिखना है ना। तो इस प्रकार से लिखना है कि उपयुक्त गद्यांश में यह कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन जो होता है वो क्या होता है, उसका स्वास्थ्य होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या होता है, उसका स्वास्थ्य होता है, ठीक है। अगर उसके पास स्वास्थ्य है, मीन्स अर्थात अगर उसके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो उसके पास सबसे बड़ा धन है। मीन्स उसका स्वास्थ्य जो है ना, उसका शरीर का स्वास्थ्य होना उसका सबसे बड़ा धन है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि एक मनुष्य है, ठीक है, अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या वो कोई कार्य को बढ़िया से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि अर्थात आप अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है तो आपके पास सबसे बड़ा धन है। कहा गया कि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपके मन में आपके समाज, परिवार तथा देश के प्रगति के लिए अच्छा विचार आएगा। लेकिन आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या आप अपने देश का विस्तार कर पाइएगा, अपने देश का विकास कर पाइएगा, नहीं। अपने परिवार के बारे में सोच पाइएगा, भला नहीं सोच पाइएगा, ठीक है। तो वही कहा गया कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या होता है, उसका शरीर होता है। अगर उसके पास शरीर है, मीन्स कहा जाता है कि एक बार अगर पैसा चला गया तो पैसा दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य चला गया ना तो हम लोग स्वास्थ्य नहीं कमा सकते हैं, ठीक है। मीन्स मान लीजिए आपका जान चला जाएगा तो क्या जान वापिस आएगा, नहीं आएगा। इसलिए मनुष्य को अपने स्वास्थ्य की देखभाल अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, गद्यांश का संक्षेपण करना, ठीक है। चाहे कोई भी गद्यांश क्यों ना दे दे, बिल्कुल सेम तरीके से आपको लिखना है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। फुल में फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, संचार किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, संचार किसे कहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आखिर संचार हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है, और इसके क्या माध्यम होते हैं, हर चीज़ के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर संचार किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपको कोई पूछेगा ना कि संचार किसको कहते हैं, तो संचार का मतलब सीधा आप कह दीजिएगा कि बातचीत करना। संचार का मतलब क्या करना, बातचीत करना। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, ठीक है। तो संचार का मीनिंग होता है कम्युनिकेशन। क्या होता है, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। तो कोई पूछेगा कि संचार का अर्थ क्या होता है, बातचीत करना, ठीक है।
तो इस प्रकार से बोलिएगा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब सूचनाओं का, मान लीजिए मैं कुछ आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो कोई सूचनाओं का, कोई संदेशों का, कोई विचारों का अगर आदान प्रदान होता है ना, तो उसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। मैं सीधा कह दीजिएगा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब बातचीत होता है तो उसी को हम लोग संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका परिभाषा देना है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, क्या लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, संदेशों तथा विचारों के आदान प्रदान को ही हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच होने वाला बातचीत ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। मीन्स दो व्यक्ति के बीच में जो बातचीत होता है ना। अब मान लीजिए बातचीत होगा तो कुछ तो बताया जाएगा, ये कुछ बताएगा, पहला पार्टी कुछ बताएगा, फिर दूसरा पार्टी भी सुनेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग, उसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने ये समझ गया कि आखिर संचार किसको कहते हैं। ठीक है, एक चीज और, अगर आपको कोई पूछेगा कि संचार का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब देखिए इसी के माध्यम से आपको कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आपको कुछ विशेष जानकारियां दी गई है। ठीक है, कहा क्या क्या है कि किसी संदेश, डाटा या सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही संचार कहलाता है। मान लीजिए कोई संदेश है, कोई डाटा है, कोई सूचना है। ठीक है, तो कोई सूचना को, कोई डाटा को, कोई संदेश को जो है ना, एक व्यक्ति से आप दूसरे व्यक्ति तक जो शेयर कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, उसी के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग मेरे से ऑनलाइन जुड़े हुए हो, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए होता है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको क्या करता हूं, इन्फॉर्मेशन भेजता हूं, मतलब बातचीत करते हैं हम लोग। ठीक है, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोगों के बीच में विचारों, सूचनाओं, तथ्यों तथा भावनाओं को साझा कर सकते हैं तथा उसको समझ सकते हैं। कहा गया ना कि संचार एक ऐसा माध्यम होता है, ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लोगों के बीच में, कहाँ पे, लोगों के बीच में अपने सूचना को, अपने बातों को, अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं तथा उसके बातों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संचार कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि उसके साथ साथ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित या सांकेतिक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। मीन्स कहा गया ना कि संचार में क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में मौखिक रूप से, लिखित रूप से और सांकेतिक माध्यम से विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल करके, ठीक है, संकेतों के माध्यम से भी कुछ बताया जाता है ना, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। ठीक है, कहा गया है कि मनुष्य अपने विचार, भावनाएं तथा सूचनाएं आदि लगातार दूसरे को सामने प्रकट करते हैं। मनुष्य क्या करता है, जैसे मान लीजिए मानव है, ठीक है, हम हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने बातों को दूसरों तक बताएंगे। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो क्या कर रहे हैं, अपने बातों को आपके तक पहुंचा रहे हैं ना, तो वही कहा गया है कि मनुष्य क्या करता है, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने सूचनाओं को जो है ना, लगातार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों को बताते हैं तथा दूसरों के विचारों को, दूसरों के बातों को क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। इसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, संचार या तो संप्रेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, ठीक है, फिर आप बताओगे तो मैं सुनूंगा कि नहीं सुनूंगा, हाँ, तो यही माध्यम को, यही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं या तो संप्रेषण कहते हैं। तो कुछ भी आपको दे दे तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे बातें आती है कि संचार का अर्थ क्या, कि संचार का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन क्या है कि संचार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है कि संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन जो है ना, एक लैटिन भाषा का वर्ड है। कहाँ का, लैटिन भाषा का वर्ड है जो कम्युनिस्ट से उत्पन्न हुआ है। कहाँ से, कम्युनिस्ट से उत्पन्न हुआ है। कहा जाता है कि जिसका अर्थ, कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है, बांटना। कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है, बांटना होता है, या तो लेना या तो देना होता है। मीन्स मान लीजिए कि मैं अपने बातों को क्या कर रहा हूं, आपके तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है, तो मैं अपने बातों को आपको दे रहा हूं, ठीक है, फिर आपकी बातों को मैं सुनूंगा, मीन्स आपकी बातों को मैं ले रहा हूं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, बातचीत कहते हैं। ठीक है,
देखिए कहा गया कि इस प्रकार से अगर संचार का अर्थ जानने का प्रयास करें तो कहा जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा सूचना या विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। मीन्स इस प्रकार से हम लोग संचार का अर्थ जानने का प्रयास करें तो क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना या तो विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे क्लियरली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बातें आती है कि संचार क्या है। कोई पूछेगा बाबू कि संचार क्या है ना, कि संचार किसको कहते हैं, तो बात करने का जो तरीका होता है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो वही क्या हो गया, संचार हो गया। ठीक है, तो वही कहा जाता है कि संचार का तात्पर्य सूचना एवं विचारों को लोगों के बीच में आदान प्रदान करने से है। मैं सूचना और अपने बातों को जो है ना लोगों तक पहुंचाने के लिए, मीन्स मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संचार कहते हैं। ठीक है, अब बातें कहा गया है नेक्स्ट में कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार को दूसरे के सामने रखता है या दूसरे की सूचना को सफलतापूर्वक ग्रहण करता है तो यह प्रक्रिया संचार कहलाता है। कि मान लीजिए मैं अपने बातों को आपके सामने रख रहा हूं और आप क्या कर रहे हो, मेरे बातों को सुन रहे हो। ठीक है, फिर आप बताओगे, ठीक है, और मैं सुनूंगा। यह प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि संचार के माध्यम को मीडिया कहते हैं। मीन्स बातचीत करने का जो माध्यम होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया। ठीक है, अब इसी के थ्रू से आपको इन्फॉर्मेशन भेजा जा रहा है ना, इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन की दिक्कत होती है तो आप क्या करते हो, मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चन में दिक्कत है तो ये बता दीजिए, या तो इसका PDF भेज दिए, तो बातचीत करते हो ना। हाँ, तो उसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है अभी सेमेस्टर 1 सेक पेपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका जो VBI क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ इसके पहले मैंने सेमेस्टर 1 के फुल्ली तैयारी आपको करवा दिया गया। अगर आपको किसी भी चीज़ों का तैयारी करना होगा, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का तैयारी करना होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बातें आती है कि मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम का बहुवचन। अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया जो है ना अंग्रेजी शब्द मीडियम का बहुवचन होता है। मीडियम का क्या होता है, ये बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, जहां मीडियम का अर्थ क्या होता है, माध्यम होता है। मीडियम का अर्थ क्या होता है, माध्यम। मीन्स बातचीत करने के जरिया को, बातचीत करने के माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से हम लोग जाने तो कहा गया है कि मीडिया या संचार माध्यम का तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मीन्स अगर इस प्रकार से कहें तो मीडिया का मतलब और संचार का मतलब इस प्रकार से होता है ना कि जिसके माध्यम से व्यक्ति बातचीत करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग फोन से बातचीत कर रहे हैं तो फोन तुम्हारा क्या हो गया, माध्यम हो गया, फोन हमारा संचार का साधन हो गया। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं या तो संचार का माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि संचार का साधन, बात क्या आता है, संचार का साधन क्या, कि संचार के क्या क्या साधन हो सकते हैं, बातचीत करने के क्या क्या साधन हो सकते हैं। तो ये भी आपको बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ तो आप जान ही रहे हो, व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, फोन हो गया, है ना, चैट GPT हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना इस सब चीज़ के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ठीक है, आपका हो गया लैपटॉप हो गया, ठीक है, इंटरनेट हो गया, ये सब के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरे के विचारों को हम लोग ग्रहण करते हैं। उसी को हम लोग संचार का साधन कहते हैं। कहा गया है कि जिस साधन के द्वारा सूचनाओं और विचारों को हस्तांतरण होता है, मीन्स जिस साधन, मीन्स वैसा साधन जिसके द्वारा हमारे विचारों को, हमारी सूचनाओं को क्या होता है, हस्तांतरण किया जाता है, दूसरों तक पहुंचाया जाता है, उसी को हम लोग संचार के साधन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, संचार के साधन के नाम से जानते हैं। जैसे कि देखिए अखबार हो गया आपका, ठीक है, अखबार के माध्यम से क्या न्यूज छपता है ना, तो न्यूज जो है ना दूसरों तक पहुंचाया जाता है। फिर टेलीविजन के थ्रू से, है ना, मोबाइल के थ्रू से, ठीक है, रेडियो के थ्रू से, इंटरनेट के थ्रू से, मोबाइल के थ्रू से क्या करते हैं हम लोग, बातचीत करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। ठीक है, और रेडियो के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हाँ जानते हैं। इंटरनेट के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, सारे कार्य करते हैं, बातचीत करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है, चैट करते हैं, है ना। तो ये सब की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचार का माध्यम कहते हैं या तो संचार का साधन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सारे के सारे इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं और बड़े ईजी तरीके से आपको बताए जाने वाले हैं। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत। देखिए हम लोग बात करते हैं अगर पर्यायवाची शब्द का और विलोम शब्द का, किसका, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द का। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा लैंग्वेज आपको बता दिया गया है, एक बार पढ़ने के बाद आप क्लियरली इसको समझ जाओगे। ठीक है, देखिए परिभाषा में आपको लिखा गया क्या कि समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द को, मीन्स एक ही जैसा अगर अर्थ प्रदान करेगा, एक ही जैसा अर्थ अगर निकलेगा तो वैसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। जैसे आग को क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं, अनल कहते हैं। मीन्स वही कहा गया कि एक शब्द का अगर एक ही जैसा दूसरा शब्द निकले ना तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जबकि एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर रात है, क्या है, रात है, तो इसका उल्टा शब्द क्या होता है, दिन। ठीक है, तो कोई शब्द है उसका उल्टा शब्द देने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। मीन्स एक ही जैसा अर्थ देगा तो उसको हम लोग पर्यायवाची शब्द, और उल्टा अर्थ देगा तो विलोम शब्द। ठीक है, ये आप समझ गए। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है, जैसे कि देखिए अगर हम लोग बात करें पर्यायवाची शब्द का और विलोम शब्द का, तो इसका एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया गया है। जैसे आग है, क्या है, आग। ठीक है, तो आग को हम लोग क्या क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं, अनल कहते हैं, पावक कहते हैं। क्या क्या, अग्नि, अनल और पावक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विलोम शब्द है, विलोम शब्द नया को हम लोग क्या कहेंगे, पुराना। अब अभी मैंने आपको बताया था पर्यायवाची शब्द मतलब क्या होता है, एक ही जैसा दूसरा अर्थ देना। तो आग को हम लोग क्या क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं, अनल कहते हैं, पावक कहते हैं। फिर चांद को क्या क्या कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, राकेश और हिमकर कहते हैं। पानी को क्या क्या कहते हैं, जल कहते हैं, नीर कहते हैं, अंबु और अतोय। ठीक है, मीन्स कहने का अर्थ यह है कि कोई वर्ड का एक ही जैसा अर्थ निकले तो उसको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहेंगे। लेकिन अगर कोई वर्ड का उल्टा शब्द निकले, उसका उल्टा, जैसे मान लीजिए नया है तो नया का उल्टा क्या, पुराना। लड़का है तो उसका उल्टा लड़की। दिन है उसका उल्टा रात। ठीक है, तो अगर उल्टा शब्द निकले तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलोम शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे, विलोम शब्द कहेंगे। मीन्स क्लियरली आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि एक ही जैसा अर्थ निकलने वाले शब्द को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और कोई शब्द के उल्टा शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको इस प्रकार से बताना है। बताना इस प्रकार से कि पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द कहते हैं। जबकि विलोम शब्द को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। कोई पूछेगा कि पर्यायवाची शब्द को और क्या कहते हैं, तो समानार्थक शब्द जो है ना वो कहते हैं, किसको, पर्यायवाची शब्द को। जबकि विलोम शब्द को जो है विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है, और उल्टा शब्द भी इसको कहा जाता है, किसको, विलोम शब्द को। ठीक है, अब देखिए कहा गया कि पर्यायवाची शब्द को अंग्रेजी में साइनोनिम कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को जो है ना अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइनोनिम कहते हैं। ठीक है, जबकि विलोम शब्द को एंटोनिम्स के नाम से जाना जाता है। किसको, विलोम शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, एंटोनिम्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग बात करें सेमेस्टर 3 के तैयारी का, ठीक है, तो सेमेस्टर 3 के प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको तैयारी करवाया जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि मुझे पता चल सके कि आपका सब्जेक्ट क्या है, और अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं पूरा तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, जबकि AC3 इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, ठीक है, उसका फुल्ली तैयारी मैं आपको करवा दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि सेमेस्टर 3 के जितने भी सब्जेक्ट का तैयारी मैं आपको करवाऊंगा सबका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अवश्य जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है परिभाषाएं की। ठीक है, इसके अलग अलग परिभाषा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं, इसका अलग परिभाषा, और विपरीतार्थक शब्द किसको कहते हैं, इसका अलग परिभाषा। ठीक है, तो देखिए कहा गया कि पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें तो एक समान अर्थ या एक ही जैसे अर्थ प्रदान करने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि एक ही जैसा अगर अर्थ देगा तो वही शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और इसको जो है ना समानार्थक शब्द भी कहते हैं। किसको, पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, फिर कहा गया विलोम शब्द। क्या, विलोम शब्द, मैंने आपको बताया था विलोम शब्द का मतलब क्या, उल्टा शब्द है। ठीक है, तो कहा गया कि कोई शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। मान लीजिए कोई वर्ड है उसका उल्टा और विपरीत अर्थ दिया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलोम शब्द कहेंगे। कहा जाता है कि इसको जो है ना विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोला था कि उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, तो उदाहरण सहित आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि आखिर इसमें से क्या क्या चीजें बताई गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला आपका ये विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक मतलब समझते हैं उल्टा शब्द। ठीक है, विलोम शब्द है ना, तो लिखा हुआ अंत। अंत का उल्टा क्या होता है, आदि होता है। अतरंग, बहिरंग। ठीक है, अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो है ना आपको VVI
जो विलोम शब्द होते हैं वही दिए गए हैं, ठीक है। और वैसे भी आई क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। हो सकता है सब्जेक्टिव में भी पूछ दे, है ना। जैसे अंदर का बाहर, अंधकार का प्रकाश, अकर्मक का सकर्मक, अकाल का सुकाल, ठीक है, अग्र का पश्च, अगला का पिछला, बुरा का अच्छा, ठीक है। इस प्रकार से पूछेगा। फिर पूछेगा अकंटक का कंटकित, ठीक है, अक्षत का विक्षत, अक्षम का सक्षम, अदृश्य का दृश्य, अस्तित्व का अनिस्तित्व, आहर्त का अनहर्त, अभिमुखी का प्रतिमुखी, अभिप्रेत का अनभिप्रेत, अधिमूल्यवान का अवमूल्यवान, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे मेरे पास पीडीएफ है, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं इस पीडीएफ अभी मैं भेज दूंगा, अगर आपको देखना होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जाकर के इसका देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द मतलब क्या होता है, एक ही जैसा अर्थ निकलने वाले, ठीक है। तो कहा गया श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है, तो गोपाल कहा जाता है, मुरारी कहा जाता है, गिरधर कहा जाता है, माखन चोर कहा जाता है, ठीक है। फिर भौरा, भौरा मतलब क्या होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, भ्रमर कहा जाता है, मधुकर अली कहा जाता है। फिर अग्नि, अग्नि को आग कहा जाता है, अनल कहा जाता है, पावक कहा जाता है, कृषाणु कहा जाता है, ठीक है। फिर अश्व, अश्व के क्या कहा जाता है, घोड़ा कहा जाता है, तुरंग कहा जाता है, बाजी कहा जाता है, हाय और घोटक कहा जाता है, ठीक है। फिर आकाश है, कमल है, घर है, चंद्रमा, मीन्स जितने भी आपके पर्यायवाची शब्द हैं जो VBI क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, उसका भी लिंक मीन्स इसका पीडीएफ और विलोम शब्द का पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। अगर आप लोग ये क्वेश्चन को देखोगे तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के ये दोनों को अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे पूछ लीजिएगा। हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पर। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ग्रेजुएशन लेवल में भी पूछा जाता है, उसके साथ साथ 10th-12th में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हर लोगों के लिए क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अभी जो है ना ये क्वेश्चन सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 में पूछा गया है, ठीक है। तो उसके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट रूप से बताया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन जानते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि लिंग निर्णय क्या है। क्वेश्चन क्या है, लिंग निर्णय क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। तो आखिर जेंडर किसको कहते हैं, है ना, जेंडर किसको कहते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात आता है जेंडर का, है ना, कि आखिर जेंडर किसको कहा जाता है, ठीक है, लिंग आखिर किसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सेम तरीके से लिखना है जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए सबसे पहले आपको उत्तर लिखना है, उत्तर में आपको लिखना है लिंग निर्णय का अर्थ या तो जेंडर का अर्थ, ठीक है। अब देखिए जेंडर किसको कहते हैं हम लोग, तो देखिए बताया कि एकदम सिंपल सा भाषा में आपको बताएगा, पढ़ के भी समझ सकते हो कि वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति तथा वस्तु यादि में स्त्री पुरुष होने का ज्ञान हो। मीन्स वैसा शब्द जिससे हम लोग को पता चल सके कि यह चीज जो है स्त्री जाति का है या कि पुरुष जाति का है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग निर्णय कहते हैं या तो फिर जेंडर कहते हैं, ठीक है। देखिए बताया गया कि हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में जेंडर जो है ना वो 2 प्रकार का होता है, लेकिन अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में जेंडर जो है ना वो 4 प्रकार का होता है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और नेचुरल जेंडर, ठीक है। ये 4 प्रकार का जेंडर होता है, लेकिन हिंदी में जो है 2 ही होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। देखिए उदाहरण के तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि लिखा हुआ है कि सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है ना। सीता क्या है, लड़की जाति का बोध हो रहा है, लड़की जाति का बोध होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, ठीक है। जिससे पुरुष जाति का बोध होगा उसको हम लोग पुरुषलिंग कहेंगे, ठीक है, या तो क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आखिर हम लोग जेंडर किसको कहते हैं, उदाहरण के तरीके से आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका परिभाषा को देख लेते हैं कि आखिर जेंडर की परिभाषा क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बताया गया कि लिंग संस्कृत का शब्द है, जेंडर जो है ना ये संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या तो निशान। इसका अर्थ क्या होता है, चिन्ह या तो निशान, ठीक है। बताया गया है अतः शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है, मीन्स शब्दों का वह रूप जिससे उसके स्त्री होने का या तो पुरुष होने का जाति का बोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, मीन्स जेंडर कहते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे बोल दिया गया कि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। मतलब स्त्री जाति का जिससे बोध हो वो स्त्रीलिंग और जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसको पुरुषलिंग कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको एग्जांपल में दे दिया गया कि पुरुष जाति में से आ गया बैल हो गया, बकरा हो गया, लड़का हो गया, मोर हो गया, मोहन हो गया, हाथी हो गया, शेर हो गया, ये सब जितने हैं ना सारे क्या है, पुल्लिंग जाति के, मतलब पुरुष जाति का बोध होता है इससे। अगर बोलेंगे लड़का तो लड़का का पुरुष जाति का बोध होता है, हाथी बोलेंगे तो हाथी से भी पुरुष जाति का बोध होता है। तो ये सब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, क्या हो गया, पुल्लिंग। या तो फिर अगर बोलेंगे जैसे बोलेंगे गाय, बकरी, लड़की, मोरनी, हथनी, शेरनी,
ठीक है। तो ये सब जो है ना स्त्री जाति का बोध होता है। ये सबसे किसका बोध होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। मतलब वैसा शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसको हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे, और वैसा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसको हम लोग या तो पुरुषलिंग कहेंगे या तो पुल्लिंग कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से बताया गया आपको कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर कवि आता है तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा, ठीक है। ऊँट है तो ऊँटनी हो जाएगा, इंद्र है तो इंद्रनी हो जाएगा, अभिनेता एक्टर है तो क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस हो जाएगी, गायक है तो गायिका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको वहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से सारा एग्जाम्पल दे के लिखना है आपको, है ना, ताकि उसका ध्यान जो है वो आपके आंसर की तरफ चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए हम जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि पुल्लिंग लिंग के भेद, जेंडर के भेद। तो जेंडर के भेद मैंने आपको बताया था कि 2 भेद होता है, इंग्लिश में 4 होता है, ठीक है। तो वही आपको बताया गया है कि संसार में जो है ना 3 जातियां होती है। संसार में जो है टोटल 3 जाति होता है, पुरुष जाति, स्त्री जाति और नपुंसक। पुरुष जाति और स्त्री जाति और नपुंसक, ठीक है। देखिए बोला गया इन्हीं जातियों के आधार पे जो है लिंग के भेद बनाए गए हैं, और यही जातियों के आधार पे जो है लिंग के क्या बनाए गए हैं? भेद बनाए गए, मीन्स जेंडर के भेद बनाए गए, ठीक है। देखिए बोला गया है कि हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग, ठीक है। और अंग्रेजी में लिंग के 4 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग तथा नपुंसकलिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया था मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और नेचुरल जेंडर, ये 4 होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन आपको हिंदी में क्या पढ़ना? मात्र 2 पढ़ना है। तो वही बोला गया कि हिंदी में लिंग के भेद इस प्रकार से, हिंदी में लिंग के भेद कितने हैं? 2 ही है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए बोला गया है कि वैसा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो, वैसा शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे कि लड़का, हाथी, शेर, ये सब जो है ना पुल्लिंग जाति का बोध होता है, ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मतलब वैसा शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध हो, या तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे, ठीक है। जैसे कि लड़की हो गया, हथनी हो गई, शेरनी हो गई इत्यादि, ये सब अगर रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे वो किसका बोध हो रहा है, उसे स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। मीन्स यहाँ तक हम लोग ये चीज़ समझ गए कि हम लोग जेंडर किसको कहते हैं, लिंग किसको कहते हैं, उसका भेद कितना होता है, इंग्लिश में कितना होता है, हिंदी में कितना होता है, संस्कृत में कितना होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में तो 4 पढ़ना होता है, लेकिन हिंदी में मात्र 2 ही पढ़ने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बताया गया है कि लिंग की पहचान की, आखिर यहाँ पे लिंग निर्णय बोला गया था ना, इसका निर्णय कैसे कर सकते हैं कि वो स्त्री जात का है कि पुरुष जात का है, कैसे पहचानेंगे हम, है ना। जेंडर को कैसे पहचानेंगे? जैसे बोल दिया दरवाजा, है ना, तो दरवाजे को कैसे पहचानेंगे कि ये स्त्री जात का है कि पुरुष जात का है? तो उसका भी ट्रिक होता है। तो ट्रिक क्या है? देखिए बोला गया है कि आपको जिस संज्ञा शब्द का लिंग पहचानना है, अगर आपको जिस भी संज्ञा शब्द का लिंग पहचानना है, सबसे पहले उसका क्या कीजिए? बहुवचन कीजिए, मीन्स प्लूरल बनाइए। उसका क्या बनाइए? प्लूरल बनाइए। जैसे हम लोग बनाते हैं ना काव का काउज, है ना, तो उसका क्या करना है? आपको प्लूरल बनाना है। क्या करना है? प्लूरल बनाना है। सबसे पहले प्लूरल बनाना है। प्लूरल बनाने के बाद मीन्स बहुवचन में बदलने के बाद अगर शब्द के अंत में ए या तो आ आए तो शब्द का लिंग जो है ना स्त्रीलिंग है। अगर ये लास्ट में आ जाएगा और अंग आ जाएगा ना, तो हम लोग ये जो है ना लास्ट मतलब ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये शब्द जो है ना नहीं आते हैं लास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि देखिए पंखा, पंखा का अगर प्लूरल करेंगे तो क्या होता है? पंखे होता है। क्या होता है? पंखे। तो ए आ रहा है लास्ट में, क्या ये वाला ये नहीं आ रहा है, वो मात्रा वाला ए आ जाएगा, है ना, तो ये मतलब ये पुल्लिंग हो गया, ठीक है। और अगर ए आता है और आ जाता है, इसका मतलब वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। देखिए चाबी, चाबी में तो चाबी का प्लूरल करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा? चाबियां आती है ना, और चाबियां में जो है अंत में आ तो आ रहा है, ठीक है। इसलिए जो है ये शब्द क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग सिंगुलर किसको कहते हैं, प्लूरल किसको कहते हैं, और किस प्रकार से हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में उसको चेंज करेंगे, ठीक है। और कैसे पहचानेंगे कि ये मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है कि नेचर जेंडर है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इंग्लिश वाला भी बता देना चाहता हूँ। मतलब जिससे जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसको मैस्कुलिन कहते हैं, जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसको कॉमन क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जिससे पुरुष और स्त्री दोनों जाति का बोध हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर कहेंगे। और जिससे ना तो स्त्री जाति का बोध हो ना तो पुरुष जाति का बोध, जैसे हो गया कपड़ा हो गया, ठीक है, जैसे दरवाजा हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे?
नेचर जनरल कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके साथ साथ अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे या तो पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का, अगर सेमेस्टर 3 में है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए और सेमेस्टर 1 में है तो व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सबका लिंक वहाँ पे दिया गया, वहाँ से आप लोग सारे वीवीआई क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर और भी क्वेश्चन होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रसिद्ध मुहावरे और लोककृतियां जानने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ही बोला था कि कुछ मुहावरे और लोककृतियां जो आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो कुछ जो फेमस मुहावरे हैं, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मुहावरे और लोककृतियां मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सारे के सारे प्रश्न बना सकते हो। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए हम लोग उसको जल्दी से तैयारी करने का प्रयास करते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एसी हिंदी की तैयारी करना चाहते हो तो उसका फुल्ली तैयारी करवा दिया गया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग उसके मुहावरे को और लोककृतियां को समझते हैं। ठीक है, मुहावरा का मतलब क्या होता है, ये कहा कुछ और जाएगा लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बाप भला ना भैया सबसे बड़ा रुपया, कहने का अर्थ यहाँ पे निकलता है कि धन ही सबसे बड़ा धन होता है। ठीक है, कह सकते हैं कि धन जो है ना सबसे बड़ा होता है, मीन्स पैसा जो है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, वही कहा गया कि बाप भला ना भैया सबसे बड़ा रुपया, मीन्स पैसा जो है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया। इस प्रकार से आप हो सकता है आप उदाहरण भी बना सकते हो, है ना। फिर दूसरा है बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। ठीक है, ये कहावत है, ये क्या है, कहावत मुहावरे कह सकते हैं, है ना। तो लिखा हुआ बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, इसका अर्थ क्या है, बिना यत्न किए बिना प्रयास किए कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो इस प्रकार का लोग जो है ना यूज करता है कोई सेंटेंस में, कोई कहानी में। ठीक है, तो इसका अर्थ कुछ और निकलता है। फिर तीसरा है अंधे को लकड़ी, अंधे को लकड़ी कहने का अर्थ क्या होता है, बेसहारे को सहारे देना, क्या करना, बेसहारा को सहारे देना। ठीक है, नेक्स्ट है अंधेर नगरी चौपट राजा, ये आप लोग सुने होंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टाका शेर भाजी टाका शेर खाजा, कहने का अर्थ यह है जहाँ मालिक मूर्ख होता है वहाँ गुण का आदर नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप गुणवान है, आपके पास बहुत गुण है, लेकिन आपका मालिक जो है वो क्या है, पागल है, ठीक है, मूर्ख है, तो आपके गुण की प्रशंसा करेगा, वो नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास गुण है कि नहीं है, आप बढ़िया से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। तो वही लिखा हुआ अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। ठीक है, जहाँ मालिक मूर्ख होता है वहाँ गुण का आदर नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ले जाना है। नेक्स्ट 5 में अब पछतावे से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, ये सब आप सुने होंगे, है ना, ये सब हमेशा यूज किया जाता है कि अब पछतावे से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, कहने का अर्थ है कि काम बिगड़ जाने के बाद पछताने और अफसोस करने से क्या लाभ होता है, कुछ लाभ होगा, नहीं होगा। ठीक है, वही कहा गया कि अब पछतावे से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, फिर सुने होंगे दिल्ली अभी दूर है, आप सुने होंगे कि अभी दिल्ली दूर है, तो दिल्ली अभी दूर है कहने का अर्थ यह है कि काम पूरा होने में अभी देर है, काम को पूरा होने में भी क्या है, देर है। ठीक है, तो इस प्रकार के मुहावरे जो है दोस्तों आपने सुना होगा। ठीक है, जो हमारे लाइफ लाइन के, हमारे लाइफ के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट, जो हमेशा यूज होता है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है आगे कुआं पीछे खाई, क्या है, आगे कुआं पीछे खाई, मीन्स दोनों तरफ से विपत्ति आना, विपत्ति मतलब खतरा आना। ठीक है, फिर आगे है आ बैल मुझे मार, इसे लोग यूज करते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, मीन्स जानबूझ करके जो है ना खतरे में पड़ना, विपत्ति में पड़ना, उसी को कहते हैं हाँ बैल मुझे मार। ठीक है, कि आप उसको इनवाइट कर रहे हैं कि आओ मुझे मारो, मीन्स जानबूझ करके आप खतरे में जाकर के पड़ रहे हैं। नेक्स्ट है कि आम के आम गुठलियों के दाम, मीन्स ज़्यादा लाभ होना, है ना, मीन्स आम तो आप बेचे ही, ठीक है, उसके साथ साथ हड्डी का भी दाम ले लिया आप। ठीक है, वही कहा गया किसी काम में दोहरा लाभ होना, कोई काम कर रहे हैं उसमें से दोबारा लाभ प्राप्त होना, क्या कहलाता है, आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, फिर कहा गया कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, क्या कहा गया, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, अर्थ है कि भगवान की माया विचित्र है, भगवान की माया विचित्र है, संसार में कोई सुखी है तो कोई दुखी, कोई धनी है तो कोई निर्धन, सब एक जैसा है क्या, नहीं, कहीं धूप है कहीं छाया है, कहने का अर्थ यह है कोई सुखी है कोई दुखी है, कोई धनी है और कोई निर्धन है। ठीक है, इस प्रकार के वर्ड यहाँ पे यूज किए गए हैं। फिर देखिए 11 में है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये सब फेमस लोककृतियां हैं। ठीक है, ये सब फेमस कहावत है ना। क्या लिखा हुआ है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थ करने का अर्थ ये है कि अपना अपराध स्वीकार ना करके जो है ना, जो आपको पूछ रहा है उसी पे सब कुछ झाड़ देना कि नहीं तुम ही सब कुछ किया है ना, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है,
फिर है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा कहने का अर्थ है कि मूर्खों के बीच में एक पढ़ा लिखा होना। तो एक आ गया कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा होना। जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, ठीक है, कोई क्लास में आप टेस्ट ले रहे हैं, सारे बच्चे फेल हो गए लेकिन इसमें से एक बच्चा जो पास हो गया, ठीक है, तो वही कहा गया है कि अंधों में काना राजा, सारे मूर्खों में से एक क्या निकलना, पढ़ा लिखा व्यक्ति निकलना, या तो अच्छा व्यक्ति निकलना। आगे लिखा हुआ है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता कहने का अर्थ है कि अकेला आदमी कुछ कर सकता नहीं, अकेला आदमी लाचार होता है। क्या होता है, अकेला आदमी लाचार होता है, ठीक है। फिर आपने सुना होगा कि अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, मीन्स आपके पास ज्ञान कम है लेकिन आप उछल बहुत ज़्यादा रहे हैं, है ना, तो वही कि डींग हाँकना, ठीक है, जो आपके पास नहीं है फिर भी आप हाँक रहे हैं कि नहीं मेरे पास BMW है, मेरे पास ऑडी है, रोल्स रॉयल कार है, नहीं है फिर भी आप क्या कर रहे हो, डींगे हाँक रहे हो, ठीक है। तो वही कहा गया अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मीन्स कहा गया है, इसमें से तुलना किया गया है उच्च जाति का और साधारण की, ठीक है, उच्च और साधारण की तुलना किया गया है, ठीक है। वही कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ठीक है। उसके बाद एक और फेमस जो है वो है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आप नाचने ही नहीं जान रहे हो और बोल रहे हो आंगन ही टेढ़ा। कहने का अर्थ ये है कि काम करने आप जानते ही नहीं हो और बहाने बनाते हो कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ऐसे है वैसे है, ये अच्छा नहीं है ना। कब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जब आपको काम आएगा ही नहीं तो आप बहाने बनाओगे, लाख बहाने बनाओगे कि नहीं ये सब ये खराब चीज़ है, ऐसे है वैसे है, ठीक है। आगे कहा गया कि जी ही से जहान है। जी है सो जहान है कहने का अर्थ यह है कि अगर आपके पास जान है ना तो आपके पास जहान है, पूरी दुनिया है। वही कहा गया है कि यदि जीवन है तो सब कुछ है, इसलिए सब तरह से प्राण रक्षा की चेष्टा करनी चाहिए, ठीक है। मैं सबसे बड़ा क्या है, आपका जान है। अगर आपका जान है तो पूरा दुनिया है, ठीक है। फिर आगे कहा गया कि आंखों का तारा। आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा। आंखों का तारा का मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह बच्चा मेरी आंखों का तारा है, यह बच्चा मेरी आंखों का तारा है, ठीक है। आगे है खून का प्यासा होना। खून का प्यासा होना, खून का प्यासा का अर्थ क्या है, जानी दुश्मन होना। कोई कहता है ना कि उसकी क्या बात कर रहे हो साहब, वह मेरे खून का प्यासा हो गया है, वह मेरे खून का प्यासा हो गया है, ठीक है, मीन्स मेरे से दुश्मनी कर लिया है ना। इस प्रकार के मुहावरे हम लोग यूज़ करते हैं। फिर बीच में है खून ठंडा होना। खून ठंडा होना कहने का अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, कोई पार्टी में पुलिस आ गया, है ना, तो उस तरह से जैसे वही लिखा हुआ कोई उत्साह है, उत्साह से रहित होना या तो भयभीत हो जाना। आतंकवादियों को देख करके मेरा खून तो ठंडा पड़ गया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आप ओकेजन में गए हैं, मेला में गए हैं, वहाँ पे आतंकवादी घुस गए, ठीक है, तो वहाँ पे आपका हृदय जो है ना वो क्या हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा। तो वही कहा गया कि खून का ठंडा होना। फिर आगे है कि गधे को बाप बनाना। क्या है, गधे को बाप बनाना कहने का अर्थ यह है कि काम निकालने के लिए मूर्खों की खुमसात करा, ठीक है, मिस काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूर्खों का भी तारीफ करते हैं, है ना। वही कहा गया कि कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह से जानता है, ठीक है, गधे को बाप बनाना अच्छी तरीके से जानता है, मतलब सबको जो है ना क्या करना जानता है, वो मूर्ख बनाना जानता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ कि घाट घाट एक करना। घाट घाट एक करना मतलब घर घाट एक करना कहने का अर्थ क्या है, कठिन कठिन परिश्रम करना। क्या करना, कठिन परिश्रम करना। वही लिखा हुआ है कि नौकरी पाने के लिए संजय ने घर घाट एक कर दिया, मीन्स पूरा मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत किया। किसने, संजय ने। लास्ट बच गया आपका दिन गंवाना। दिन गंवाना, दिन गंवाना का अर्थ होता है समय नष्ट करना। क्या होता है, समय नष्ट करना। बेरोजगारी में रोहन आजकल यूं ही दिन गंवा रहा है, ठीक है, बेरोजगारी चल रहा है, उसके साथ साथ रोहन जो है ना कोई कार्य नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही क्या कर रहा है, अपना दिन गंवा रहा है। तो इस प्रकार के आपके मुहावरे हैं जो फेमस मुहावरे थे, ठीक है। आप इतने पढ़ लीजिए, बस एक एक बार आपको देखना है, वो याद हो जाएगा, है ना, एक एक बार आपको देख लेना है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो मुझे पूछ सकते हैं, और आगे की तैयारी कैसे होगी मुझे अपना सब्जेक्ट बता दें, मैं उसके हिसाब से अगला तैयारी करवा दूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।